Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, welcome back to our new video. And as you can see, this is our new logo for our YouTube channel, Kamika Classes. So, students, today we will discuss the sample paper for class 11th chemistry. ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है, 10th का साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है, एंड सम ऑफ द स्कूल मे बी हैव टेकन द क्लास 11th एग्ज़ाम ऑल्सो, बट आई एम शेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर विच बिलोंग्स टू नवोदय विद्यालय समिति. लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा जिन स्कूल्स का नहीं हुआ एग्ज़ाम केमिस्ट्री का कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो लेट्स सी. इसका जो पैटर्न रहता है विच इज़ सेम एज द CBSE क्लास 12th पैटर्न, जैसा उनका रहता है सेम वैसे ही रहता है. यहाँ पर भी आपके 5 सेक्शंस वैसे होने वाले हैं. सेक्शन E तक. सेक्शन A में आपके 16 MCQs होने वाले हैं. सेक्शन B कंटेन्स 5 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स. सेक्शन C कंटेन्स अगेन 7 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स. सेक्शन D कंटेन्स 2 case based question for 4 marks, and section E again contains 5 marks question, 3 questions. Okay, so let's start our video. Okay, so first of all we are discussing the section A MCQs based question. So as you can see, first question is what is the mass percentage of hydrogen in water. Okay, here what they have asked for the percentage or mass percentage for hydrogen. water का formula होता है H2O. here we have to find the mass percentage for hydrogen only. okay, so किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें हाइड्रोजन के निकालना है तो ऊपर हम क्या रखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे हम रखेंगे टोटल मास जो हमारा कंपाउंड का होगा, और बेटर टू राइट मॉलिक्यूलर मास. ओके, मॉलिक्यूलर मास, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद 100. ओके, बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का मास. हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ऑब्वियसली इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर मास वाटर का कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का मास 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, सो इट विल कम आउट टू 18 ग्राम्स. सो यहाँ नीचे आप मॉलिक्यूलर मास रखेंगे 18, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से. ठीक है, तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 1 ज़ा 9 अगेन 1 ज़ा, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है ऑप्शन बी 11.1%. ठीक है, ये हमें पूछा गया. अच्छा, अगर हाइड्रोजन की बजाय वो हमसे पूछ लेते ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होता, हमें ऊपर हम रखते मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऊपर आपको रखना होता मास ऑफ ऑक्सीजन, नीचे अगेन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ गिवन एटम और आस्क्ड एटम. ओके, सो मास ऑफ ऑक्सीजन, हेयर ऑक्सीजन एक ही प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का मास होता है 16. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अगेन वाटर का 18, और आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते 100 से. तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन का निकाल सकते थे. मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट का आंसर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए. प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू साइज, शेप, ओरिएंटेशन. ओके, देखिए अब उन्होंने पूछा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किससे रिलेटेड है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ध्यान होगा कि इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिलेटेड होता है साइज से. आपको पता है ना, n इज इक्वल टू 1 मीन्स कि k शेल है, n इज इक्वल टू 2 मीन्स l शेल है, n इज इक्वल टू 3 मीन्स m शेल है, इस तरीके से. तो वैसे अगर n इज इक्वल टू 1 तो मतलब न्यूक्लियस के बाद एक ही शेल प्रेजेंट है. 2 का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के बाद, सपोज अगर ये न्यूक्लियस है तो उसके बाद 2 शेल्स प्रेजेंट है, इस तरीके से. तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताता है, हमें साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. एजीमुथल क्वांटम नंबर l, आपको पता है सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमें बताता है शेप के बारे में. ठीक है,
ऑर्बिटल्स की शेप याद है ना आपको, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप का होता है। ठीक है, पी के आगे 3 होते हैं, पी के आगे 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, सिमिलरली डी के कितने होते हैं, डी के 5 होते हैं, डबल डम्बल शेप का होता है। और एफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें शेप बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो सेकंड का शेप आ जाएगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लिखते हैं ML से, इस तरीके से, ये हमें बताता है ओरिएंटेशन, है ना। -2 हो सकती है, -2 टू +2 हो सकती है, -1 टू +1 हो सकता है ना, ध्यान होगा आपको ये। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड इज द 3-dimensional शेप वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप कहोगे एटम में हो, वैसे है ना, एटम के साइड में। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये रहे ऑर्बिट, ऑर्बिट में आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब मैंने पूछा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कहाँ होती है। हम जो स्फीयर ये बनाते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, किस बेस पे बनाते हैं, हमें इसी बेस पे बनाते हैं एस पी ऑर्बिटल की। ये वाला जो एरिया यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी इस वाले एरिया में, इसलिए इसको हमने एस शेप का बन गया, स्फेरिकल एस ऑर्बिटल। सिमिलरली इधर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी इलेक्ट्रॉन की, इसलिए पी शेप का बन गया। तो ऑर्बिटल हमें बताते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी ये हमें कौन बताता है, ऑर्बिटल बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, थर्ड का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फोर्थ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज। रेडियाई का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। यहाँ पे हमें कुछ गिवन है। तो अगर हम जनरली बात करें तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है, डाउन द ग्रुप जाने से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, इस वजह से जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो भी बढ़ती है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होती है। ठीक है, अब हमें बताना है, हमें गिवन है, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है एटॉमिक रेडियाई के लिए। तो देखते हैं एक बार, हमें गिवन है एक तो नाइट्रोजन, एक हमें गिवन है, अच्छा इनकी पोजीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना। तो एक हम यहाँ लिख लेते हैं बोरोन, बोरोन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको अरेंज कर लेंगे। तो अगर हम इन्हें अरेंज करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड फिर यहाँ पे कहीं आ जाएगा 13 में बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले हमें सारे एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट है, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। हमारे पास बोरोन है, बेरिलियम है और नाइट्रोजन है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो एटॉमिक साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा बेरिलियम, देन बोरोन, देन नाइट्रोजन का सबसे कम हो जाएगा एटॉमिक साइज़। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ गलत हो रखी है, बेरिलियम और बोरोन में अगर हम देखें तो बेरिलियम का ज़्यादा होना था, पर यहाँ किसका दे रखा है, बोरोन का। तो फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड में दे रखा है, अच्छा चार्जेस गिवन है, एक हमें गिवन है फ्लोरीन, एक नाइट्रोजन। अच्छा तो ये रहेगा नाइट्रोजन, जैसे ऐसे होता है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। अब चार्ज गिवन है, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है और फ्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं गिवन है। तो अगर हम इधर बात करें तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ऑफकोर्स साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर फ्लोरीन का। ठीक है, तो ये सही है ज़्यादा पर यहाँ पे ये होता है कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है 1s2, 2s2 और 2p3। इसकी आती है 1s2, 2s2, 2p4। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो साइज़ है ना देखिए 2p3 मतलब ये कैसा है, हाफ फिल्ड। 2p4 ये हाफ फिल्ड नहीं है, तो हाफ फिल्ड जो कन्फिग्रेशन होती है वो कैसी होती है, एक तरह से ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, वो तो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में देखेंगे। यहाँ पे ठीक है, चार्ज भी इसका ज़्यादा है तो बी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद देखते हैं एक बार सी भी देख लेते हैं। बी सी बोथ आर करेक्ट में भी है ना। उसके बाद अगर हम देखें हाइड्रोजन आ जाएगा अपना यहाँ, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम इसके नीचे आ जाएगा, और अगेन नाइट्रोजन यहाँ पे लिथियम वाले इसमें सेकंड पीरियड में। तो अगर यहाँ पर देखें तो अगेन किसकी ज़्यादा हो जाएगी, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, पोटेशियम की ज़्यादा, फिर लिथियम की ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, बी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है और सी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो आपको पता है अगर पॉजिटिव साइज चार्ज है, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब साइज़ स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव का साइज़ सबसे कम होगा, फिर अगर चार्ज 2 पॉजिटिव का उससे कम, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा Fe का। इस केस में ये आना था फोर्थ में, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। Fifth question, for a reversible reaction, if the concentration of the reactant are doubled, then the equilibrium constant will be। कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इन्होंने बोला कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, जैसे पहले R था अब हो गई है वो 2R। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का क्या होगा। तो अगर आपको ध्यान हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के लिए हम कैसे निकालते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या इस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहली बात तो ये है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये कैसी होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, अगर ये ऐसे पूछते कि रेट क्या होगा, खैर वो आपकी इसका नहीं है, क्लास 12th का है, तो अभी तो उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पूछा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो बी डबल बी हाफ बिकम 1/4 रिमेन द सेम। यस, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाने वाला है रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के, डिपेंड नहीं करती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा, रिमेन सेम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें जिसको हम के सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। इसमें से लुईस एसिड क्या है, तो हमने लुईस एसिड और लुईस बेस पढ़े हैं। लुईस एसिड विच हैज़ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो लुईस एसिड होंगे, और लुईस बेस क्या होंगे, लुईस बेस जो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकें क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो लुईस बेस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें BF3 की, ठीक है, तो ये तो होता है लुईस एसिड, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। यस, बिल्कुल ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है आराम से। फेरिक क्लोराइड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, ये भी ले सकता है। अगर हम बात करें वाटर की H2O, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होते हैं, तो ये ईजिली क्या कर सकता है, ईजिली ये डोनेट कर सकता है इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ठीक है, तो इसलिए किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा लुईस बेस की तरह, ये एक्ट करेगा किसकी तरह, लुईस बेस की तरह। PF5 करें तो ये भी लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो पूछा है कौन सा नहीं है ना, ये भी क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा नहीं है लुईस एसिड। लुईस एसिड नहीं है तो मतलब वो क्या होगा, वो होगा लुईस बेस। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, वाटर, जिसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है विच कैन ईजिली डोनेट टू द अनदर एटम। ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन इज मैक्सिमम। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट
किस में ज़्यादा होगा तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर हम सबसे पहले की बात करें MnO2, तो मैंगनीज को निकालना है तो उसको आप X लेते हैं +2, ऑक्सीजन की 2 है इसलिए 2, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं तो हम 0 ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा +4, तो फर्स्ट केस में तो आ जाएगा +4। सेकंड केस में K2MnO4, यहाँ पे 2 पोटेशियम पे एक चार्ज होता है तो 2 × +1 पोटेशियम का चार्ज, प्लस मैंगनीज पे निकालना है उसको X ले लेंगे। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं 4, और चार्ज कितना होता है ऑक्सीजन पे -2, ओवरऑल चार्ज कितना है 0। यहाँ हो जाएगा 2 + X - 8, हियर X आ जाएगा अपने पास +6, है ना, X आ जाने वाला है +6। तो सेकंड केस में यहाँ पे आ जाएगा +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज। थर्ड की बात करें इसी तरीके से आप बाकियों की निकाल लेंगे। थर्ड की मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। थर्ड की आ जाएगी Mn3O4, इसका मतलब 3x + 4 - 2, ओवरऑल अगर ऊपर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर तो हम क्या लेंगे, तो हम 0 लेंगे। अभी कोई चार्ज नहीं था इससे 0 लिया। ये हो जाएगा -8, 3x = 0। तो यहाँ तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा 8/3, 8/3। ओके, फोर्थ की अगर हम बात करें KMnO4 की, तो इसका भी हम निकाल के देख लेते हैं एक बार। KMnO4 अगर हमें गिवन है तो KMnO4, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, प्लस मैंगनीज को निकालना है उसको X ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। ओवरऑल न्यूट्रल स्पीशीज़ है इसलिए = में 0 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + X - 8 = 0, X आ जाएगा 8 - 1, X आ जाएगा +7। तो फोर्थ वाले में हमारा आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +7। तो आपको पता ही चल गया करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ रही है, KMnO4 में आ रही है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ नहीं होती है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है। ये तो ऑप्शन पहली गलत हो गया, फर्स्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें, सेकंड की अगर बात करें, इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, अगेन इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय accepting pair of electron from nucleophile। फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल कैन बी ईदर, फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल कैन बी ईदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। यस, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। डी इज करेक्ट है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होता है, हाँ न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है डी, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ठीक है, किसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियस है कोई न्यूक्लियोफाइल ही होएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा। नेक्स्ट करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रेजेंट इज कॉल्ड। देखिए, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ये एल्कीन का सिस्टम ले लेती हूँ, चलिए मैं, ठीक है, मैंने एज एग्जाम समझाने के लिए एल्कीन का एक सिस्टम ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक अटैकिंग ग्रुप था। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ऐड करना है HBr, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑब्वियस है ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टीपल बॉन्ड कैरी कर रहा है। यहाँ पे इस Br यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना कि इस तरीके से क्या होता है। ये मैं पेन चेंज करती हूँ, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, ऑब्वियस है यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और Br हमारा यहाँ जाएगा, H हमारा यहाँ जाएगा, इस तरीके से हमारी एडिशन होगी। तो बोल रहे हैं कि ये किस तरह का इफेक्ट होता है,
कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कोई अटैकिंग रिएजेंट अगर प्रेजेंट है और फिर मल्टीपल बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो वो हमारा किस तरीके का इफेक्ट होगा, क्या उसे हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, रेजोनेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में होता है एक, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दो चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा अलग से कोई अटैकिंग ग्रुप नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई अलग से अटैकिंग ग्रुप नहीं होगा, जो ग्रुप होगा ना हमारा न्यूक्लियोफाइल जिसे हम बोल लें, वो ग्रुप साथ में अटैच होगा चेन में, ठीक है। अगर वो कौन सा होएगा, अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट होएगा तो वो ग्रुप जो है वो साथ में ही चेंज होएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जबकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है तो उसमें वो जो ग्रुप है वो बाहर होगा, चेन के साथ अटैच नहीं होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये, ठीक है, रेजोनेंस नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट तब होता है जब ये वाली सिचुएशन होती है जो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो चेन के साथ अटैच होता है तब। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, इसको थोड़ा रब करते हैं। आपको सिस टू ब्यूटीन गिवन है और ट्रांस टू ब्यूटीन गिवन है, आपको बताना है दोनों क्या हैं, ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, या फिर कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हैं, या ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो आपको पता ही है ये कौन से हैं, ये कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हैं, कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स है ना, जो स्पेस वाले होते हैं 3D वाले। सिस और ट्रांसफॉर्म कॉन्फिग्रेशन हैं, ठीक है। जैसे कि सिस टू ब्यूटीन किस तरीके से बनेगा, ब्यूटीन दोनों के दोनों हमारे ये ग्रुप एक साइड ही हैं जब, तो इसको हम बोलेंगे सिस। अगर ये ग्रुप ऑपोजिट साइड में है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस। एक कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स है, ठीक है, सिस एंड ट्रांस। ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम होती है, दोनों अपोजिट साइड अटैच है इस वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स। अब एल्कीन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, हमें यहाँ गिवन है 3 एल्कीन्स, ये मुझे रब कर ले, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिए हैं तीनों एल्कीन, ये हमें फर्स्ट गिवन है, ये हमें सेकंड गिवन है, ये हमें थर्ड गिवन है। पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्कीन का किसका सबसे ज़्यादा आएगा। तो एल्कीन पे अगर सपोज कोई ग्रुप रिएक्ट करने के लिए आएगा, कोई अटैकिंग ग्रुप, तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एल्कीन का, तो ऑफ कोर्स एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है ना। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और नेगेटिव इस साइड जाएगा। आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज इस साइड इसलिए आया क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, स्टेबल कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन बन रहा है। और आपको कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान होगा, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो अगर हम यहाँ वाले कार्बोकैटायन की बात करें तो ये हमारा कैसा बनेगा, सो ये सेकेंडरी भी नहीं बन रहा, ये हमारा ये वाला कार्बोकैटायन सेकेंडरी बन रहा है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में ना 2 कार्बन अटैच हैं इसके साथ, जबकि ये वाले के साथ एक भी अटैच नहीं, तो ये प्राइमरी बन रहा होगा इधर, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। जबकि अगर हम इस सेकेंड वाले को देखें तो बेसिकली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यहाँ पे कार्बोकैटायन ये बन रहा है, सेकेंड में कार्बो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होगा, थर्ड में बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा एक तरह से हमारा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी वो उसकी होगी। तो अगर यहाँ पर देखें तो इस पॉजिटिव कार्बोकैटायन को ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक तरह से स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ एक ही ग्रुप है रिलीजिंग और यहाँ पर नहीं है इसके साथ कोई रिलीजिंग ग्रुप, दोनों हाइड्रोजन अटैच है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट हो जाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंड की सबसे ज़्यादा होगी और फिर थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ s p d and f ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन शेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज। ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा आपको पता ही है किसका है, जो न्यूक्लियस के जितना पास है, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा S का, फिर P का, फिर D का एंड फिर F का।
जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिटल्स की तरफ जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। आपको पता है ना कि अगर न्यूक्लियस है तो उसके पास जो ऑर्बिटल रहेंगे एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं रिपल्शन जो है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जैसे एफ ऑर्बिटल के पास से जाएंगे तो उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, एक ही चीज़ है, शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों एक है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे असर्शन रीजन। असर्शन फर्स्ट है, इन लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ line is this wavelength is maximum in transition is from the very next level। अब देखिए assertion तो obviously सही लग रहा है ना, the Lemon series of hydrogen spectra the maximum wavelength of line is this। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की लेमन सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इतनी है। अब बोला वेवलेंथ इज मैक्सिमम एंड द ट्रांजिशन इज फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेवल। वे आपको इस तरीके से पता होगा ट्रांजिशन सीरीज का, तो n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3, इस तरीके से स्पेक्ट्रम होता है। अब बोला हुआ है लेमन सीरीज है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, मैक्सिमम वेवलेंथ लाई मतलब वेवलेंथ भी निकाल के दिखाई हुई है, और रीज़न बताया हुआ है कि व्हेन द ट्रांजिशन इज़ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेवल। तो लेमन सीरीज के लिए ट्रांजिशन n1 यहाँ से एक तरह से n1 यहाँ से ट्रांजिशन किधर होगी, नेक्स्ट लेवल आ जाएगा n2, मतलब n1 की वैल्यू 1 से नेक्स्ट लेवल n2 क्या हो जाने वाला है 2, ये ट्रांजिशन होने वाली है। और आपको फॉर्मूला ध्यान होगा वेवलेंथ निकालने के लिए, जो कि होता है 1/λ इज इक्वल टू आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट भी जिसको हम बोलते हैं जेड स्क्वेयर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाता है एन स्क्वेयर, है ना, एन स्क्वेयर। तो यहाँ से पता है कि जितना ये वैल्यू कम आने वाला है हमारे पास, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, है ना, सॉल्व करके एक बार चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। 1 डिवाइड बाई एन 1 स्क्वेयर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n2 का स्क्वेयर, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। आप जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/λ, आप आर जेड की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होता है 109,678। हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाने वाला है एटॉमिक नंबर, इसको पुट करोगे आप 1 माइनस यहाँ पे 4 कुछ, तो ये वैल्यू जो है ना 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये क्या होगी, विल बी मिनिमम। तो हमारा जो लैम्डा होने वाला है वो क्या होगा, मैक्सिमम। ये मिनिमम मतलब 1/λ एक तरह से मिनिमम, सो लैम्डा विल गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 121.56 नैनोमीटर ही आ रहा है, जो कि करेक्ट है। तो इसका फर्स्ट का आपका आंसर आ जाने वाला है ए ऑप्शन, जो कि क्या करेक्ट रहने वाला है। असर्शन भी सही है एंड रीज़न भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज assertion is according to Thomson model of atom, mass of the atom is concentrated in the center of the atom। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, assertion और अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, क्या ये थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग था या रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग था, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं होता है ना। उसके बाद सेकंड रीज़न पढ़िए, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्स्टेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, ये भी ऐसा कुछ नहीं है थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग, ना मास ना पॉजिटिव चार्ज। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट अगर रदरफोर्ड मॉडल होता तो उसके लिए सही होती, थॉमसन मॉडल के लिए इनकरेक्ट है। ओके, तो इसका हमारा आंसर आ जाने वाला है डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 15th देखिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6, नेक्स्ट 3s2 एंड 3p1, 3s2 एंड 3p1।
ठीक है, 13 एटॉमिक नंबर। फर्स्ट आयनेशन, और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ऑफकोर्स अगर हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एल्यूमिनियम के केस में वो इलेक्ट्रॉन तो निकलने वाला है हमारा p ऑर्बिटल से, और मैग्नीशियम के केस में निकलने वाला इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल से। अब आपको दिख ही रहा है यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, p में एक इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे सिंगली, और ऐसे फुली फील्ड है, तो ऑफकोर्स यहाँ से इजीली निकल जाएगा। फुली फील्ड से डिफ़िकल्ट होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बोला फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। बिल्कुल सही, फर्स्ट में कम लगेगी, यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस केस में मैग्नीशियम में, ये सही है। आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें इस पे आएगा 3 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम की बात करें 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आयनिक फॉर्म्स हैं इनकी। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो उसके एटॉमिक रेडियस कम होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज बड़ा होगा किसे कंपेयर में, एल्यूमिनियम के कंपेयर में। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट इसका रीज़न नहीं है यस, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं पर रीज़न असर्शन के लिए वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 16th असर्शन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सही है। एल्केन्स के केस में अगर हम बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, तो इनके जगह ऑब्वियस अगर हम बात करें इथेन एंड प्रोपेन, तो किसका ज़्यादा होने वाला है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने वाला है, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न है वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी बिल्कुल सही रीज़न है। वैन डर वाल्स फोर्सेज बढ़ती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ता है हाइड्रोकार्बन्स में, और जैसे जैसे उनका मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए 16th का। ठीक है, सो हमने कवर अप कर लिया है सेक्शन ए अपना कंप्लीट। सेक्शन बी हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, और सेक्शन सी भी कल की क्लास में, बी और सी दोनों हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं 11th क्लास के लिए, सो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।